नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना जरूरी है। इस वीडियो में भी हम लगभग 25 प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रत्येक शिक्षक को जानना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार के निर्देश के बाद विद्यालयों में जब निरीक्षण हो रहा है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपसे अपेक्षाएँ की जाती हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर याद रखें। आइए बिना समय गंवाए डायरेक्टली हम प्रश्न पर आते हैं। मस्तिष्क द्वारा सीखने के चरण कौन कौन से हैं? तो एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन, यानी कि अनुभव, चिंतन और विश्लेषण, अनुप्रयोग और निष्कर्ष, ये 4 चरण है। यह पहले वाली वीडियो में भी हमने इस प्रश्न पर बात की थी। आगे से हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण में गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो मौखिक, एक लिखित सामग्री के द्वारा और एक ICT आधारित होती है। अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। तीसरा है ध्वनि जागरूकता क्या है? तो ध्वनियों को पहचानना और वर्डों से जोड़ते हुए शब्दों के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता है। ठीक है। लिखने के कौशल कौन कौन से हैं? तो गद्यात्मक कौशल हैं और भाषा संरचना संबंधी कौशल हैं। तीसरा है संज्ञानात्मक कौशल। ठीक, तो 3 प्रकार के कौशल हैं जो कि आपको याद करने हैं लिखने के। ठीक, पठन कौशल का आकलन कितने तरीकों से किया जा सकता है? तो एक मौखिक आकलन कर सकते हैं आप और एक लिखित आकलन भी कर सकते हैं बच्चे का। ठीक है, कि उसका पठन कौशल कैसा है, यानी कि 2 प्रकार से। लेखन अभिव्यक्ति के कितने पहलू हैं? विषय वस्तु और उसका संगठन 1, सुडौलता और सटीकता 2। प्रिंट चेतना क्या है? बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है और लिखे हुए शब्दों को पढ़ा जा सकता है। जब बच्चा शुरुआत में आता है तो उसको बहुत कुछ नहीं पता रहता है, जिसको आपको बारी बारी से उसे समझाना होता है। उसमें से ही एक है प्रिंट चेतना। ठीक है। ध्वनि चिन्ह संबंध क्या है? डिकोडिंग। वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदल कर उच्चारण करने की जो क्षमता है उसे डिकोडिंग कहते हैं। आइए 33वां प्रश्न देखिए। बच्चों में लेखन विकास के स्तर कौन कौन से हैं? तो उभरता लेखन है और शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर है। तीसरा है मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर, और चौथा है प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्तर हैं जिससे बच्चे को होकर गुजरना पड़ता है। गणित सीखने सिखाने का सही क्रम क्या है? इस पर हम लोग एक विस्तार से वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ELPS, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस विथ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट पहला E है, LPS। बार बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। L लैंग्वेज, P पिक्चर्स और S सिंबल प्रतीक से है। ठीक है। फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का आयोजन कितने दिनों का होता है? तो 50 दिन का। ये फाउंडेशनल लर्निंग कितने दिन का है? डायरेक्टली पूछा जाता है, 50 दिन का। गणित में कितनी मौलिक संक्रियाएँ होती हैं? तो ये सभी आप जानते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। शिक्षक प्रतिवर्ष किस माह में बच्चों का आरंभिक परीक्षण करके उनके अधिगम संप्राप्ति स्तर जानने की प्रक्रिया करेंगे कि उन्होंने कितना, मतलब किस स्तर तक अपनी जो है अधिगम जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको पाया है। ठीक है। तो ये अप्रैल से जुलाई की मध्यावधि में। ठीक, प्रतिवर्ष अप्रैल माह में शिक्षक किन किन कक्षाओं के बच्चों का अधिगम संप्राप्ति स्तर का परीक्षण करेंगे? वही बात घुमाकर पूछी गई है। तो परिषदीय विद्यालय आप 40/1 से 5। किन बच्चों को 50 कार्य दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर में प्रतिभाग करना चाहिए? अधिगम संप्राप्ति स्तर में कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम के स्तर वाले बच्चों को। ठीक है। भाषा सीखने सिखाने में किन परिवेशी संसाधनों का नियोजित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आपको यूज़ करना है बच्चे को भाषा सिखाने में। दीक्षा पोर्टल है, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी। पाठ्य पुस्तक में कार्य के दौरान आप देखते हैं QR कोड है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास भी कोई तरीका तो आप उसको यूज कर सकते हैं। शिक्षण योजना की अवधि कितनी होनी चाहिए? 40 मिनट। जल्द ही हम इस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी बनाना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, शिक्षक डायरी भी बनाना है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अधिगम चक्र के क्रमबद्ध चरण कौन कौन से हैं? तो रोचक प्रश्न यानी इंट्रोडक्शन, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, और उसके बाद असेसमेंट यानी कि आंकलन एवं मूल्यांकन। 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का अन्य नाम क्या है? इसको ध्यानाकर्षण भी कहा जाता है। ठीक है, जो बच्चे के लिए फाउंडेशनल लर्निंग जो शुरुआत में आपको करना है 50 दिन का,
उसे ही ध्यानाकर्षण कहा जाता है। शिक्षण तकनीकियों का उद्देश्य क्या है? तो टीचिंग टेक्निक्स का उद्देश्य उन बच्चों की समस्याओं को का एक प्रकार से माध्यम, निराकरण का माध्यम है जो अपनी कक्षा के अनुरूप सीखने में पिछड़ जाते हैं। तो अलग अलग शिक्षण तकनीकियों के सारे आप उनको बाकी कक्षा के बच्चों के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका मुख्यतः किस उद्देश्य से विकसित की गई है? तो कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित को रुचिकर एवं प्रभावी ढंग से गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा आपको किया था, एक अलग से वीडियो बनाया था। लर्निंग आउटकम का क्या आशय है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग आउटकम क्या है? किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के दृष्टिगत जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं और इसको ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के तरह अनेक शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। ठीक है, ये साफ लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझाना नहीं, ऑलरेडी आप समझ जाएंगे। लर्निंग आउटकम का शॉर्ट फॉर्म प्रेरणा सूची में क्या दिया गया? तो येलो। ठीक, लर्निंग आउटकम को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल, यहाँ पे सिद्धता है। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियाँ हैं? तो एक फोकल लर्निंग आउटकम है और एक नेस्टेड लर्निंग आउटकम है, ये दोनों याद रखना आपको। शिक्षण संग्रह क्या है? उत्तर है इसका विद्यालय के सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस दौरान आपको अपनी कक्षा चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है वो सब आपके शिक्षण संग्रह के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण संग्रह का विकास किस लिए किया गया? तो आपकी आवश्यकताओं और आपके कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं आती है उसको ध्यान में रखकर शिक्षण संग्रह का प्रयोग और का विकास किया गया है। ठीक है, कितने भाग हैं? तो 6। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी शिक्षण संग्रह के किस भाग में बढ़ी है? तो भाग 2। इसको हम अलग से फिर से आप ये शिक्षण संग्रह आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब प्रभावी शिक्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न को याद रखिएगा, प्रोफेसर N.K. जंगीरा। तो ये इतने प्रश्न हैं, आगे भी हम लोग अगली वीडियो में और 20-25 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि विभागीय टीमों के द्वारा पूछे जा रहे हैं और बेहतर होगा कि आप इन प्रश्नों को याद रखें ताकि आपको कोई समस्या न हो। और भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस चैनल के द्वारा लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। धन्यवाद।